हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है ऑलमोस्ट अभी सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ लिया, मेंसुरेशन पढ़ लिया और स्टैटिस्टिक्स जो है सांख्यिकी जो है उसके अंतर्गत आंकड़ों के बारे में पढ़ा, आंकड़ों का निरूपण पढ़ लिया है। अब अपन जो है आज आंकड़ों का आलेखीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है यह पढ़ने वाले हैं। और कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया भी था कि जो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है उसमें समावेशी और आपके अपवर्जी और वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होते हैं, ये चारों शब्दावलियां आपको समझा दी थी। फिर समावेशी विधि से अपन कैसे अपवर्जी विधि के अंदर आ सकते हैं ये भी समझा दिया था। आज अपन अब पढ़ने जा रहे हैं जो आंकड़े हैं उनका आलेखों के द्वारा निरूपण कैसे कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। हेडिंग डालिए आंकड़ों का आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, किसकी बात करेंगे? आंकड़ों का जो आलेखीय निरूपण है उसके बारे में बात करेंगे। और आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है अपने पास में वो आ जाता है आपके क्या, तो दंड आलेख। पहला क्या आता है? दंड आलेख। तो दंड आलेख। ठीक है, चलिए अब दंड आलेख के बारे में पढ़ेंगे कि दंड आलेख क्या होता है। तो दंड आलेख का मतलब है, देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थ्योरेटिकल ये पूछा जा सकता है कि इनकी विशेषताएं क्या है ना। तो विशेषताएं आप एकदम प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा और फिर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला तो क्या है कि यह जो है आपका दंड आलेख का मतलब है एक चित्र के द्वारा आपको यहाँ पर निरूपण करते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक, फिर इसके अंदर क्या होगा, एक चर होगा, एक्स एक्सिस होगा, उसके ऊपर तो अपन जो है एक किसको बता देंगे, तो अपने किसी भी एक जो से आयु है, वर्ष है, किसी चीज को बताएंगे। और दूसरा जो एक एक्सिस होगा उसके ऊपर दूसरे वाले चर को बता देते हैं, यानी दूसरी वाली विशेषता है उसको बताते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके अंदर जो आप दंड बनाते हैं उस दंड की जो ऊंचाई होती है वो उस वस्तु के मान, आयु वगैरह उस पर डिपेंड करती है। और साथ ही साथ जो चर हैं वो आपके बराबर एकदम डिस्टेंस जो होगी उनके बीच में वो सेम होनी चाहिए। कैसे? डायग्राम से देखिएगा मेरे दोस्तों, डायग्राम से ही आपको यहां पर ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने बना दिया। अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, तो देखिएगा यहां पर हम शुरू करते हैं और एक ये बना दिया, ये लो। ठीक है, फिर एक और आगे चले जाएंगे तो ये देखो, फिर इधर आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे तो ये देखिए, फिर ये देखिएगा, इस प्रकार का इसके अंदर जो है डायग्राम बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इनके एक राशि को रिप्रेजेंट किया जाता है और एक जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है जो इनकी हाइट के अकॉर्डिंग मैच करता है। ठीक है, ये होता है दंड आलेख और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो ये हाइट है, इनकी जो ऊंचाई है, ये आप लिख सकते हैं ऊंचाई चर के मानों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो इनकी ऊंचाई होगी भाई, जैसे यहाँ पर है तो देखो इसकी वैल्यू अब यहीं तक है, इसकी यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है, तो जिसके मान ज्यादा होगा उसकी हाइट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। ये सब मैं लाइनें हटा देता हूँ। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो आपको दंड आलेख के अंदर यही ध्यान रखना है कि यह जो है आपके दंडों की जो ऊंचाई होती है वो चर के मानों पर निर्भर करती है। बाकी जो है आपको इसमें कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ये ध्यान रखना कि ये जो चौड़ाई होगी, यहाँ की जो चौड़ाई होगी वो सेम होगी। ठीक है, चौड़ाई
सम्मान। ठीक है, तो सभी के सभी जो ये दंड आपने बनाए हैं, इन सभी दंडों की जो चौड़ाई होगी वो सेम ही होगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही साथ जो ये बीच में गैप आया है ना, ये जो इसमें गैप आया है, ये जो गैप है अपने पास में, ये गैप भी आपका क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, ये गैप भी क्या होगा, सेम होगा, ये भी समान। तो ध्यान रखें कि दो दंडों के बीच की दूरी भी समान होती है और जो दंड होते हैं उनकी चौड़ाई भी समान होती है। ठीक है, और ऊंचाई जो है वो चर के मानों पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी, जो चर है यानी जो भी यहाँ पर उनकी आयु होगी, उनके अंक होंगे, उनके किसी जो है जन्म तिथियों को लेकर के, ईयर्स को लेकर के, ऐसा कुछ भी जो चर दे रखा होगा ना, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये था अपना दंड आलेख। ठीक, ये बना लीजिए। इसके बाद में जो है अपन बात करेंगे एक आयत चित्र के बारे में। ये ध्यान रखें कि यह जो है दंड आलेख वो एक विमीय चित्र होते हैं। ठीक है, ये अपन ग्राफ में बनाते हैं ना, इसलिए तो ये एक विमीय चित्र निरूपण। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है कि ज्यादातर अपन क्वेश्चंस करते हैं वो काम आते हैं, बाकी थ्योरेटिकल तो पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर भी जो थ्योरी कुछ पूछी जा सकती है उसकी बात कर लेते हैं। आयत चित्र, किसकी बात करेंगे, आयत चित्र की। अब आयत चित्र कैसे बनता है, तो इसमें भी देखो डायग्राम बना लो, बाकी सब चीजें तो आराम से हो जाएगी। अब आयत चित्र की बात करते हैं। तो आयत चित्र क्या होते हैं कि बेसिकली देखो, दंड आलेख में क्या था कि हर जो आलेख है वो दूर दूर था, बीच में गैप था। आयत चित्र में गैप नहीं होगा, ये पूरे के पूरे ऐसे एकदम जो है अपने से सटे हुए रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब आपके सभी दंड जो है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं, ऐसे चित्र को अपन क्या कहते हैं, आयत चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत चित्र कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन ये जो आयत चित्र होते हैं, ये द्विविमीय चित्र होता है। कैसा होता है, 2D होता है ये। ठीक, तो आप इसमें लिख सकते हैं आयत चित्र में द्विविमीय चित्र। ठीक, एक तो ये ध्यान रखना इसके अंदर आयत चित्र में, और साथ ही साथ इसमें ये ध्यान रखें कि ये सभी जो आपके बनाते हैं आप आयत, वो क्या होंगे, तो वो आपके बिल्कुल सटे हुए होंगे। और इन आयतों का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल समानुपाती होता है। किसके, तो ये क्षेत्रफल समानुपाती होगा बारंबारता के। ठीक है, तो जितनी बारंबारता ज्यादा होगी उतना ही उसका जो क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा होगा। ठीक, ये ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान में ही रखना, बता दिया है, दो दो आयतों के बीच में कोई कभी गैप नहीं होगा। और वर्ग सीमा जो है वो अंतराल एक्स अक्ष पर लिखते हैं, तो ये यहीं पे लिखेंगे ना, यहाँ एक एक राशि यहाँ पर आ जाएगी इनकी। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक यहाँ, और एक जो है राशि यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। इसकी हाइट भी उसी चर के मानों पर निर्भर करेगी। ठीक, तो ये है अपना आयत चित्र। आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि आयत चित्र कैसा दिखता है। ठीक है, ये ज्यादा काम का है। बाकी तो इस पर जो क्वेश्चन वगैरह है वो तो अपन अभी जब आगे करेंगे तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में आता है अपना क्या, तो बारंबारता बहुभुज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखेंगे थर्ड, बारंबारता बहुभुज। अब बारंबारता बहुभुज क्या होता है, तो देखिए बारंबारता बहुभुज का मतलब क्या है, जैसा आपने पीछे अभी आयत चित्र बनाया है, क्या करा है, आयत चित्र बनाया था, वापस बना लीजिए। ये देखिए,
ये लो, इस प्रकार से आपने आयत चित्र बनाया था। अब इसी आयत चित्र के अंदर क्या होता है कि इसी आयत चित्र के अंतर्गत अगर जो है हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है हमारी इस डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, डायग्राम को स्टार्ट करने का मतलब क्या? अरे मतलब ये है कि मान लो आपके जो ये जितने भी आयत है उनके अब मिड बिंदु पहले तो निकाल लो, सभी के क्या करोगे, मध्य बिंदु, ठीक है। इन आयतों के सबके क्या निकालोगे, मध्य बिंदु निकालोगे, और इन सभी मध्य बिंदुओं को मिला देंगे। जैसे कि ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, और ये इससे मिला, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने क्या करा, मध्य बिंदुओं से मिला दिया, और फिर ये जो है सीधा करके यहां मिला दिया। इस प्रकार का जो डायग्राम बनता है इसी को कहते हैं बारंबारता बहुभुज। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है बारंबारता बहुभुज को समझ गए होंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बारंबारता बहुभुज का मतलब क्या है वो आप लिख लीजिए, डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अब बारंबारता बहुभुज जो है वो आयत चित्र का ही एक डायग्राम है, बस इसके अंदर क्या करते हैं तो हम जो आपके आयत चित्र है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद में आपके पास में जो है ये बारंबारता बहुभुज के बाद आगे आ जाता है एक वृत्त लेखा चित्र जिसे अपन पाई चार्ट कहते हैं। और अभी तक फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड ही आए हैं, और पाई चार्ट से रिलेटेड आए हैं तो बिल्कुल बढ़िया मजे वाली बात है, क्योंकि पाई चार्ट जो है उसमें आपके या तो प्रतिशत पर बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला, डिग्री वाला एंगल, ठीक है, मतलब एंगल पर बेस्ड होगा। तो लिखेंगे वृत्त लेखा चित्र। अब वृत्त लेखा चित्र का मतलब क्या है तो मैंने बता ही दिया है। इसके अंदर एक आपके पास में पाई चार्ट का मतलब है सर्कल में, है ना, आपको आंकड़े दे रखे होंगे। अब इसमें अलग अलग भाग कर रखे होंगे ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक। तो यहां पर जो है ये देखो ए बी सी डी ई जो है ये क्या कर रहे हैं, तो ये अपने अलग अलग हिस्से को बता रहे हैं कि ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है, ठीक। अब ये जो आपके हिस्सा होता है ये या तो डिग्रियों में दे रखा होता है या फिर परसेंटेज में दे रखा होता है, ठीक है। अब ये जो अलग अलग हिस्से होते हैं इन सभी के टोटल हिस्सों का भाग जो है वो 100% ही होगा अगर प्रतिशत है तो, और अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री के बराबर माना जाता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि कुल कोण का मान या कुल प्रतिशत का मान, ठीक है। तो लिखेंगे कुल कोण का मान 360 डिग्री, और अगर प्रतिशत है तो फिर कुल प्रतिशत का मान। तो कुल प्रतिशत का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे बोलेगा कि ए का इतना परसेंट है, बी का इतना परसेंट है, सी का इतना है, डी का इतना है, ई का इतना है, और मान लीजिए कुल जो है आपके पास 1000 वस्तु थी, तो फिर आप क्या करेंगे, 1000 का जो है अलग अलग परसेंटेज निकाल करके जो पूछा है ए और बी में क्या इतना अंतर है या सी और डी में कितना अंतर है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चंस जब करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका जो था क्या, तो पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट था। अब पाई चार्ट हो गया आपका, देखो एक बार चारों प्रकार के हो गए क्या, देखो दंड आलेख आपको बता दिया, गैप नहीं, इसमें गैप होगा और वो भी समान गैप होगा, और चौड़ाई होगी इनकी आयत की वो भी बराबर होगी, ये एक त्रिमीय चित्र होता है, ठीक है। ऊंचाई इनके मानों पर निर्भर करेगी। आयत चित्र में क्या होगा, सभी के सभी एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, और आयत का जो क्षेत्रफल है वो बारंबारता के समानुपाती होता है। इसके बाद में आया बारंबारता बहुभुज, उसमें कुछ भी नहीं करना है, आयत चित्र बनाना है, और आयत चित्र के अंदर जो मिड बिंदु है, मध्य बिंदु है, उनको मिलाते हुए वापस से एक बार डायग्राम बनाना है। फिर ये पाई चार्ट वाला आपको समझ में आ गया। अब अपना लास्ट आ जाता है तोरण, क्या आता है, तोरण। तो ये क्या होता है इसकी बात करते हैं, चलो।
और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसके बाद में आपके आलेख निरूपण जो है वो पूरा हो गया है। ठीक है, तोरण की बात करते हैं तो देखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहले तो इसे जो है अपन संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जानते हैं। तो तोरण का मतलब क्या है, तो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। इस पर आधारित एक्चुअली क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये आपको पढ़ना जरूरी है। फिर संचयी बारंबारता जो होती है, ये है ना, ये इधर शॉर्टकट में लिख रहा हूं। संचयी बारंबारता जो है इसे y अक्ष पर लिखते हैं। इसको कहां पर लिखते हैं, तो इसे अपन y अक्ष पर लिखते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक होती है से कम, क्या, से कम, और एक होता है से अधिक। अब ये क्या है, से कम और से अधिक, अभी समझ में आएगा। से कम और से अधिक, ठीक है। अब से कम का मतलब क्या है, तो से कम का मतलब होता है कि जो वर्ग अंतराल है, उस वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है, क्या, निम्न सीमा है, वो आप लेते हैं। और इसमें जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ हमें मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं से अधिक की, तो से अधिक का मतलब है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा काम में लेंगे। अब कैसे काम में लेते हैं, क्या करते हैं, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप केवल अभी तो लिख लीजिए, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, इसमें क्या होगा, तो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको जो है बढ़ता हुआ ग्राफ मिलता है, बढ़ता हुआ ग्राफ। ठीक, जबकि से अधिक में क्या होगा, तो इसमें घटता हुआ ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होगा, घटता हुआ ग्राफ हमें मिलेगा। क्लियर, ये आप जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है, इसे अपन y अक्ष पर लिखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, से कम से अधिक। से कम का मतलब है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और बढ़ता हुआ ग्राफ। से अधिक का मतलब है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और घटता हुआ ग्राफ। अब जो ये आपके पास में दोनों वक्र है, ये दोनों के दोनों वक्र, से अधिक और से कम वाला वक्र, एक दूसरे को जो कट करेगा वो बिंदु आपका माध्यिका कहलाता है। और यह प्रश्न जो है आपके एक बार आरपीएससी पूछ चुकी है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे कि दोनों वक्र, दोनों वक्र, दोनों के दोनों वक्र कौन से अधिक और से कम वाला, तो दोनों वक्र के प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट पॉइंट, तो प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, तो दोनों वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर माध्यिका, पर माध्यिका प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको अपन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास में आपको बता ही दिया था अभी कि इसको किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस पर। तो यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर इसका मान लीजिए एक अपन जो है ग्राफ बनाते हैं, वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और ये घटता हुआ ग्राफ है। घटता हुआ ग्राफ किसका बनता है, से अधिक का। किसका बनता है दोस्तों,
से अधिक का ग्राफ जो है वो घटता हुआ होगा, और एक बनेगा बढ़ता हुआ ग्राफ, और ये रहा बढ़ता हुआ ग्राफ। ये किसका है? से कम का। ठीक है, से कम का ग्राफ क्या होता है? बढ़ता हुआ होता है, और से अधिक वाले का घटता हुआ ग्राफ होता है। और ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को जो है अपन माध्यिका कहते हैं। और यही क्वेश्चन आया था कि से अधिक और से कम वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनमें से कोई नहीं, तो माध्यिका कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद में आपका जो है मैं एक बार चेक कर लेता हूं अगर कुछ रहा तो नहीं है पॉइंट, क्योंकि इसमें जो है ज्यादातर है नहीं कुछ। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण अपन ने पढ़ लिया, जिसमें अपन ने दंड आलेख की बात कर ली, दंड आलेख का डायग्राम बता दिया, आय चित्र के बारे में आपको बता ही दिया है। उसके बाद बारंबारता बहुभुज के बारे में बता दिया, तोरण के बारे में पूरा बता दिया, फिर व्रत लेखा चित्र के बारे में आपको पूरा बता दिया है। इस पर आधारित क्वेश्चंस वगैरह जो है वो अपन बाद में करेंगे। ठीक, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भी चेक कर लूँ एक बार। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मेरे दोस्तों आपने ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर लिया है कि आपके आंकड़ों का जो आलेखीय निरूपण है वो कैसे होगा। ठीक, अगली क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, जिन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं उनको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक, और ये भी आपका जो है अब टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बाद में इसमें जो है मुझे नहीं लगता है कि कुछ रहा होगा। हाँ, उसके बाद में कुछ भी नहीं रहा है, तो लास्ट टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप रहा है। और उसके बाद सीधे अपन जो भी आपके पीवाईक्यूज रह गए हैं एक तरफ से टॉपिक वाइज सभी पीवाईक्यूज को वापस कर लेंगे। उसके बाद में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी गणित आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।